बिहार सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने साइंस का, विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और ऐसा हुआ है कि अक्सर हर बीपीएससी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, चाहे डायरेक्ट पूछा गया हो चाहे इनडायरेक्ट पूछा गया हो। और आज की क्लास बहुत ही सिंपल टॉपिक, या जिसको एग्जामिनर ये मानता है कि ये टॉपिक हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश में रहता है एग्जामिनर, वहां से आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं। देखिए, अगर देखा जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये मानव शरीर, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। क्योंकि अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं, क्योंकि हमारा तो अपना यही है, अदर सब्जेक्ट सारे कोई ना कोई सिखा के हमें जा रहा है, किसी ना किसी टीचर के थ्रू हमें सीखने को मिल रहे हैं, लेकिन यही एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा खुद का है। हम सबके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और एक बात है बच्चा, आप सब जो भी मेरे को देख रहे हैं, आप सब इस टॉपिक को इस तरह से ना पढ़ें कि ये एक टॉपिक है बस इसको तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इसको फील करें, इसको रियलाइज करें कि हमारी और आपकी बॉडी सिमिलर है। टीचर जो आपके सामने खड़ा है, जो टीचर की बॉडी में ऑर्गन है, वही ऑर्गन आपकी बॉडी में है। और उसी तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। आप जब तक इस टॉपिक को इस तरह से रियलाइज करेंगे कि ये टॉपिक तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो समझ लीजिए टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा कभी भी। लेकिन जब टॉपिक को हम फील करना स्टार्ट कर देंगे, तो वादा करता हूं आपको हर पॉइंट क्लियर होता हुआ चलेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है जिसको हम और आप मिलकर के आज डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड। ब्लड, रुधिर, रक्त। ब्लड बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसको हो सकता है हम दो पार्ट में डिस्कस करें, या जहां तक भी हमें लगा कि भाई जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां तक हम आपसे डिस्कस करेंगे, चाहे उसमें दो पार्ट बनने, चाहे एक पार्ट बनने, चाहे तीन पार्ट बनने। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जिसको हम स्किप करके और आप लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बस आप इसको धीरे 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 फॉलो अप करते जाइए, टीचर के साथ साथ उसको सीखते जाइए, उसको समझते जाइए। ये ब्लड वही टॉपिक है बच्चा जिसको आप और हम बचपन से टेस्ट करते आ रहे हैं। आप और हम बचपन से टेस्ट करते आ रहे हैं, बचपन में कभी ना कभी टेस्ट किया होगा ब्लड, ठीक है। तो इसी ब्लड के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो, और एक चीज समझिएगा, यहां हम और आप मिलकर के कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करेंगे जो एग्जामिनर के नोटिस से बाहर की चीजें होंगी। हम हमेशा वो डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ क्लास में जो हमारी टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी। तो अगर मैं यहां आप लोगों से बात करूं तो ब्लड को, रुधिर को, रक्त को, सबसे पहला ही क्वेश्चन है इसका कि इसके अगर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी रक्त के अध्ययन की मैं बात करूं तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी, ये स्टडी ऑफ ब्लड, ये पहला ही क्वेश्चन है। यानी आपसे मैं पैराग्राफ टाइप बात नहीं करूंगा, हम आपसे एक स्टेप टू स्टेप चलेंगे और जहां से क्वेश्चन बन सकता है उस चीज को हम यहां पर सीखेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए था कि हम स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है बच्चा हेमेटोलॉजी। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम चले और हमें पता चला कि ब्लड का जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक वो एक कनेक्टिंग टिश्यू की तरह होती है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह, ठीक है सर, संयोजी उत्तक की तरह होती है। संयोजी
उत्तक की तरह होती है। फिर अगर हमसे पूछा जाए भाई आपकी और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर टोटल ब्लड कितना होता है, तो आपकी और हमारी बॉडी में जो ब्लड की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड यानी रक्त की मात्रा, तो वो रहेगी बच्चा लगभग, अगर मैं मेल की बात करूं तो 5 से 6 लीटर, और 4 से 5 लीटर होता है फीमेल के अंदर। फीमेल में जो पर मंथ मासिक धर्म होता है उसकी वजह से एक बहन, एक बेटी, एक फीमेल के अंदर जो अमाउंट है ब्लड की वो कम होती है। अक्सर कहा जाता है कि मेल को ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। मेल के ब्लड डोनेट करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, मैं अभी आपको बताते हुए चलूंगा। लेकिन अगर हमसे यह पूछा जाए कि हमें जो ब्लड डोनेट करने के लिए हमेशा 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है, तो ब्लड डोनेट कितना करना चाहिए, 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो यह है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर बनता है कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने की अमाउंट कितनी होती है, यानी 1 यूनिट ब्लड कितना होता है, यह हमसे क्वेश्चन किया जाता है। तो आप यहां पर कहा जाता है ना कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना चाहिए, है ना भाई, ऐसा ना, और आप लोगों को भी करना चाहिए ब्लड डोनेट। ब्लड डोनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन समझ लीजिएगा वो लोग ना करें कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने गए थे 3 यूनिट चढ़वा के आए हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो लोग ना करें, है ना। तो 1 यूनिट ब्लड कितना होता है सर, 450 ml होता है 1 यूनिट ब्लड। यह हमसे जो हर पार्ट से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप जा रहे हैं, स्टेप टू स्टेप समझते जाइए, सीखते जाइए। अब आप अगर बात करें तो ब्लड बैंक सुना होगा आप लोगों ने, ब्लड बैंक सुना होगा, तो ब्लड को ब्लड बैंक में रखा जाता है, सिंपल सी बात है। जो ब्लड प्रिजर्वेशन है, ब्लड प्रिजर्वेशन है वो किसके अंदर होती है, ब्लड बैंक में होती है। रक्त का संरक्षण कहां होता है सर, ब्लड बैंक में होता है। ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड टेम्परेचर है, ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड टेम्परेचर है बच्चा, वो लगभग 4 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हमें ब्लड चाहिए इमीडिएट, जैसे विद इन 2 और 3 डेज उसको यूज कर लेंगे, तो हम उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। लेकिन अगर हमें ब्लड टेम्परेचर चाहिए, ब्लड चाहिए हमें लंबे समय तक उसको प्रिजर्व रखना है, लगभग जो ब्लड है वो 6 डिग्री सेल्सियस पर 42 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। यानी अगर मैं आप लोगों के सामने ये फैक्चुअल बात बताऊं तो सर 6 डिग्री सेल्सियस पर 42 दिन तक भंडार किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। बयालीस दिन तक, ठीक है सर। तो ये ब्लड का यूज करने का अलग अलग तरीका होता है। फिर एक बात कही जाती है सॉरी, एक बात ये कही जाती है भाई आपकी और हमारी बॉडी में ब्लड प्रिजर्व है, ब्लड सेफ है, लेकिन ब्लड बैंक में क्यों है हमारी बॉडी में सेफ, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और उस ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सेफ रहता है, वो कभी वेस्ट नहीं होता है। उसके वेस्ट होने के कुछ रीजन होते हैं, किसकी वजह से वेस्ट हुआ वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है हमारी ब्लड जो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रिजर्व है, जो रक्त सुरक्षित रहता है, वो ऑक्जेलिक एसिड की वजह से रहता है। तो क्या ब्लड बैंक में भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है? हां जी, ब्लड बैंक में भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो यहां पर ब्लड प्रिजर्वेशन बाय, यानी रक्त का
संरक्षण, एक तो सर ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा, और दूसरा पार्ट है इसका, अगर नहीं मिले ऑक्जेलिक अम्ल ना हो तो सर इसे एसिड सिट्रिक डेक्सट्रोज से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को हर उस क्वेश्चन को बताना जो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। मेरा जो आप लोगों से डिस्कशन है बच्चा कि आपके तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, क्योंकि होगा क्या, सीरीज में आपको बता देता हूं, जब एक बार आप इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे, सर मैं ये वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो बचपन से आप लोगों ने देखा है, जो आप लोगों ने फील किया है, एक रेड रेड लिक्विड हमारी बॉडी से निकलता है, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं आज हम। यानी आज तक आप लोगों ने ब्लड बाहर से देखा है, आज आपके टीचर के साथ आप ब्लड को अंदर से देखेंगे, अंदर से रियलाइज करेंगे कि उसके अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं। और जहां तक आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम यहां डॉक्टर खेल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप और हम मिलकर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर, और आप 2 4 5 क्लासेस के बाद आप क्लास कंटिन्यू करें, क्लास के बाद आपको ये रियलाइज होगा, आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन अपने आप निकालना स्टार्ट कर देंगे और आप उन क्वेश्चंस को मेरे से शेयर करें, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा उन क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। बच्चा क्या होता है, एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ एग्जाम में प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर पा रहे हो। तो वहां उसी तरीके से मैं आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूं, यानी आप एक सिस्टम से कर रहे हो, यानी आपके ब्लड को प्रिजर्व कर किया जाता है ब्लड बैंक में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड को प्रिजर्व किया जाता है या तो ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा किया जाता है या एसिड सिट्रिक, लिख देता हूं सर, एसिड सिट्रिक डेक्सट्रोज के द्वारा। ये बहुत छोटी छोटी टर्म है, आपको आप ये कहें कि सर ये चीजें याद कैसे होंगी, सर इनको आप मेरे साथ मिलकर के 2 बार रिपीट कर लो, हो जाएंगी याद। एसिड सिट्रिक डेक्सट्रोज, अगर ऑप्शन में ना मिले ये तो ऑक्जेलिक एसिड तो पक्का होगा। सर मैं आपको अप टू डेट कर रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट अप टू डेट बता रहा हूं। अगर मैं आज की बात करूं, मैं अगस्त आज की बात करूं सर, अगस्त मंथ की मैं बात करूं, तो एक बहुत जबरदस्त फैक्ट आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत जबरदस्त फैक्ट आप लोगों को दे रहा हूं। क्या है, अगर आप भाई जहां हम एग्जाम दे रहे हैं बिहार के अंदर टोटल जो ब्लड बैंक है, टोटल ब्लड बैंक, इतना डीप आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, इतना लेटेस्ट आप कहीं भी नहीं जाएंगे, सब कुछ आप लोग के नोट्स में मिलेगा सर। टोटल ब्लड बैंक है आपके यहां 84, 84 ब्लड बैंक है। और एक जान लो पूरे इंडिया में कितने हैं, पूरे इंडिया में जो ब्लड बैंक है सर, यहां लिख दे रहा हूं, इंडिया की अगर बात करूं मैं तो इंडिया के अंदर है 3263 ये ब्लड बैंक है। और अगर आप लोगों से कोई गलती से ये भी पूछ ले कि वैसे तो पूछा नहीं जाएगा है ना, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है 340 ब्लड बैंक। कोरोना ने सबको आईना दिखा दिया, ठीक है, कोविड ने सबको आईना दिखा दिया। और बच्चा आजकल एग्जामिनर क्या होगा, लिंक होंगे जो करंट इश्यू चल रहे हैं, और वही चीज आपको यहां इस प्लेटफॉर्म पर यही चीज सीखने को मिलेगी। आपको इतना लेटेस्ट मिलेगा, इतनी सारी चीजें मिलेंगी, आप कहीं भी अपने नोट्स को चेक कर लेना, आपके नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। यानी आपको अगर यह पूछा जाए कि टोटल ब्लड बैंक बिहार के अंदर कितने हैं, तो सर 84 हैं, और पूरे इंडिया के पूछा जाए तो 3263 हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आप हमारे स्टूडेंट हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा आगे चलूं बच्चा, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, मैंने आपसे डिस्कस किया 1 यूनिट ब्लड कितना होना चाहिए, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। बहुत छोटा सा पार्ट एक बचता है कि भाई जो ब्लड है उसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है। तो ब्लड का नेचर होता है सर बेसिक, एल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है सर।
तो हमसे एग्जामिनर अगर इसका नेचर पूछा है तो पीएच वैल्यू भी पूछता है, पीएच मान पूछता है। अगर मैं बात करूं पीएच मान होता क्या है, तो पीएच इसको, इस स्केल को 1909 में एक बार और 1924 में एक बार, तो हम 1924 को याद रखेंगे। 1924 में एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, इन्होंने बनाया था विचार। और इस पी का मतलब यहां पर एक जर्मन वर्ड है पोटेंजा, लेकिन जब उसको इंग्लिश में काउंट करते हैं तो पावर बोलते हैं, और साइंस में काउंट करते हैं तो पोटेंशियल बोलते हैं। और यहां पर H का मतलब है हाइड्रोजन। तो आप किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी द्रव के अंदर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो हाइड्रोजन की, आप किसी भी लिक्विड के अंदर पोटेंशियल निकाल रहे हो हाइड्रोजन की, तो समझ लीजिए वहां पर पीएच मान का उपयोग किया जाता है। और एक पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक का होता है, जैसे बचपन से लेकर अब तक स्केल यूज करते आ रहे हैं। वहां पर जो 7 और 14 के बीच में जो वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू आ जाए, उसका नेचर जो है वो बेसिक होता है। तो यहां पर जो ब्लड है उसका पीएच मान ये होता है बच्चा 7.45। लेकिन इतना सिंपल नहीं होगा कि एग्जामिनर हमसे ये चीजें पूछे, हमसे क्राइटेरिया भी पूछ सकता है। तो क्राइटेरिया अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो 7.25 से लेकर 7.45 भी नेचर हमसे पूछा जा सकता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतने सारे फैक्ट लिखवा रहे हो, एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जिसको आप न जानते हो। क्या ब्लड बैंक नाम नहीं सुना? बताइए, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। क्या हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं है? आप सब कुछ जानते हो सर। मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन ये किया है कि भाई हम और आप जो एक्चुअल कहानी है उसको जानना चाह रहे हैं, उसको सीखना चाह रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा, एक पूरा एक ग्राफ रेडी कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है पिक्चर से बहुत जल्दी समझ में आता है। और अगर मैं आर्टिफिशियल पिक्चर यहां लगा भी दूं तो आप लोग थोड़ा सा ये रियलाइज करोगे कि सर ये चीजें तो हम ऑलरेडी, क्योंकि आपको क्या करना होगा, आपको मेरे साथ साथ अपने नोट्स रेडी करने हैं। क्योंकि यहां आप लोग कभी भी देखो बच्चा कि आपको ये तो बहुत सारे लोग मिलेंगे ये बताने वाले कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम और आप मिलकर के एग्जाम को क्लियर करने की बातों में चले हुए हैं। मैं आपसे जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं बच्चा। तो यहां पर मैं आपके सामने ब्लड की बात कर रहा हूं। आपकी और हमारी बॉडी में लगभग 4 से 5 लीटर ब्लड जो है वो फीमेल में होता है, और 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो मेल में होता है। अगर आपसे मैं एक और फैक्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अगर ये पूछा जाए कि भाई हमारी बॉडी के वेट का कितना % होता है, तो भी आपको पता होना चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के वेट का 7 से 8% वेट ऑफ बॉडी, मानव शरीर के वजन का 7 से 8% होना चाहिए। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं। अब आप ये कहो कि सर 100 किलो किसी का वजन है, 100 किलोग्राम, तो उसके अंदर क्या 7 से 8 लीटर ब्लड होगा? सर 100 किलोग्राम किसी के अंदर ब्लड होगा तो उसमें बीमारी है, ओबेसिटी की, मोटापा है ना। ये मैं आगे आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा और चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हुआ चलूंगा। तो ब्लड को हम और आप मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं सर, रक्त को, रुधिर को, जिसकी स्टडी को आप लोगों ने हेमेटोलॉजी बोला है, हम उसको आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लड को यहां 2 पार्ट में मैं बाइफरगेट करता हूं, फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 प्लाज्मा, और नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे
ब्लड कार्पसल्स या इन्हें हम सेल्स कहते सकते हैं, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, इनमें से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं बिल्कुल सिस्टम से डिस्कस करूंगा बच्चा, आप बस ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और जो चीज नोट करने की उसको नोट करते रहिए। मेरी क्लास में बैठने का मतलब ही यह है, आपके पास एक पेन होना चाहिए, आप लोगों की नोटबुक होनी चाहिए और उसको बहुत अच्छे सिस्टम से उसको पढ़ते रहो, देखते रहो। मैं अगर बात करूं प्लाज्मा की, तो बच्चा हमारी बॉडी में 55% प्लाज्मा की अमाउंट होती है और 45% अमाउंट जो है हमारे ब्लड में, वो हमारे ब्लड कॉर्पसल्स की होती है। यहां अगर बात करूं मैं प्लाज्मा में, तो सर प्लाज्मा का जो फंक्शन है, देखो आप लोगों ने सुना होगा कोविड केस में प्लाज्मा को डोनेट किया जा रहा था। ऐसा क्या है प्लाज्मा में जो डोनेट किया जा रहा है? प्लाज्मा के अंदर मैं बिल्कुल सिस्टम से आपको डिवाइड करके दूंगा बच्चा। प्लाज्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? देख लीजिए। प्लाज्मा में 93% किसका? 55% का वाटर होता है, 6% यहां पर प्रोटीन होता है और 1 to 2% यहां पर जो बाकी न्यूट्रिशन रह गया, जैसे मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, जैसे मैं बात करूं फैट की, जैसे मैं बात करूं विटामिन यानी विटामिन की, जैसे मैं बात करूं मिनरल्स की। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम आ गया, फास्फोरस आ गया, क्लोरीन आ गया, सल्फर आ गया, इन सब की बात करूं तो ये 1 से 2% तक होते हैं। यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो सर हमारे यहां पर प्लाज्मा में, देखो आराम से समझते चलो, हमारे यहां पर प्लाज्मा में 4 टाइप के प्रोटीन की प्रेजेंस होती है जो कि हमारे लिए यूजफुल है। नंबर 1, जैसे मैं बात करूं, नंबर 1 एल्ब्यूमिन की बात होती है सर, इसे एल्ब्यूमिन ही कहा जाता है। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो ग्लोबुलिन की बात होती है सर। मैं अगर बात करूं तो फिब्रिनोजन की बात होती है सर। और अगर मैं बात करूं तो प्रोथ्रोम्बिन की बात होती है सर। क्या देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, बचपन में अभी भी या कभी ना कभी कट लग गया तो ब्लड बाहर आ रहा है ना? एग्जामिनर को भी तो कट लग सकता है, या एग्जामिनर ने भी तो कभी ना कभी ब्लड देखा होगा। तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है उसको कौन सा प्रोटीन करता है? आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है वो कितने टाइम में पूरा होता है? आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है उसको पूरा होने में कितना स्टेज लगती हैं, कितने चरण में जाकर के वो पूरा होता है? देख लो, ब्लड क्लॉट से 3 क्वेश्चन बना दिए। तो यहां पर एक चीज समझिए बच्चा, ये जो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये वाला पार्ट, ये हमारी बॉडी में ये वो प्रोटीन है जो हेल्प करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी रक्त थक्का बनाने में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। सॉरी, ठीक है बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अब कैसे करते हैं इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे और आपके प्लाज्मा के अंदर होती हैं।
बच्चा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में भी ये चीजें हैं और मेरे अंदर भी ये चीजें हैं, है ना, आप में भी, मेरे में भी, क्योंकि हम और आप ये जो ऑर्गन मेरी बॉडी में है वो आपकी बॉडी के अंदर भी है। तो मैं लिंक करा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझते चलना। आपसे जो भी चीजें इसके रिगार्डिंग पूछी जाएंगी वो मैं यहां लिख देता हूं। मैंने आपको बताया फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लोट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं बच्चा, तो एक चीज पूछी जाती है, प्लाज्मा में से एक वर्ड आता है बच्चा सीरम। सीरम क्या होता है? तो यहां पर सीरम समझिए, सीरम क्या होता है बच्चा? प्लाज्मा से प्रोटीन को माइनस कर दो। देखो मैंने यहां पर प्रोटीन को माइनस करके दिखाया है, प्लाज्मा से प्रोटीन को माइनस कर दो, और प्लाज्मा में से प्रोटीन जब माइनस होता है उसे क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। ठीक है बच्चा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमेशा जब वैक्सीन यूज करता है डॉक्टर, तो दो छोटी बोतल्स होती हैं जिनमें से वैक्सीन लेता है, जिसमें से केमिकल लेता है। एक केमिकल के अंदर वो मेडिसिन होती है और दूसरी केमिकल में कलरलेस लिक्विड होता है। वो कलरलेस लिक्विड ही तो सीरम होता है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि सर हमने पहली बार ये वर्ड सुना है? क्या हम तो पहली बार इस वर्ड को सुन के आए हैं सर? यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिंक में करा रहा हूं आपकी डेली लाइफ के साथ, ताकि चीजें हमें समझ में आए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोगों से ब्लड कार्पसल्स या सेल के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पर मैं ब्लड सेल आपसे डिस्कस करूंगा सर, कि ब्लड सेल होती क्या है। रक्त कोशिकाएं, ये 3 टाइप के होते हैं सर। नंबर 1 आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, इन्हें प्लेटलेट्स ही कहा जाता है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं, यहीं पर थोड़ा सा लिखूंगा, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर मैं आरबीसी के बारे में बात करूं, तो आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है बच्चा। आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, तीनों अलग अलग नाम हैं। ये बायोलॉजिकल नेम है इनके, और बायोलॉजिकल नेम है तो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे, तो जो आरबीसी हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। देखें कैसे। आरबीसी का एक पार्ट होता है सर ग्रेनुलोसाइट, कणिकाणु और अग्रेनुलोसाइट। मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर मैं ग्रेनुलोसाइट की बात करूं, तो हमारी बॉडी में जो ग्रेनुलोसाइट होता है सर,
एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स होता है। और अगर बात करूं यहां पर ग्रेनुलोसाइट के रिगार्डिंग, तो मोनोसाइट और सेकंड है बच्चा लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, यहां बहुत बहुत स्लो समझते चलिए। अगर हमसे क्वेश्चन यह बनता है कि भाई हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, ये डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, तो सर आप बताएंगे कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट है, वो है न्यूट्रोफिल्स की। और न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट कितनी है? 52% से लेकर 64% तक ये न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर। अगर मैं बात करूं बच्चा थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों से, लिम्फोसाइट सेकंड नंबर पर आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की जो अमाउंट है वो 24% टू 34% तक, 32% तक है। अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं तो बहुत आराम से इस चीज को समझते चलिए। यहां पर मैंने आपको बताया है एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और इसी पार्ट को हम आगे चल के समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमसे यह पूछा जाए कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एलर्जी से बचाती है, एलर्जी से बचाती है, वो इनमें से कौन है? देखो मैं पहले बता देता हूं, पहले समझो। अब आप कहेंगे कि सर धीरे 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 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, वापस आओ। मैंने कहा था डब्ल्यूबीसी, अब समझ लो ये डब्ल्यूबीसी क्या है। आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखता हूं। देखो सर मेरा काम है आपको समझाना, और किस तरह से समझाना वो मेरा काम है। एक वर्ड लिखता हूं कटप्पा, सुना होगा आप लोगों ने। कटप्पा का काम था माहेश्मती की सुरक्षा करना। यह हमारी बॉडी का कटप्पा है डब्ल्यूबीसी, और ये इस माहेश्मती की सुरक्षा करता है। यानी हमारी बॉडी में हमारा कटप्पा कौन है? डब्ल्यूबीसी। इसका मतलब ये वो कटप्पा है जो रोग से लड़ता है। याद करो, कालके, जो कालके से लड़ने का काम करता है, जो बाहर से आने वाले फेगोसाइट से लड़ने का काम करता है, रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। और ये क्या करता है? ये लड़ता है उसके साथ और रेगुलर उसको मारता रहता है, रेगुलर उसको मारता रहेगा, ये लड़ता रहेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिसकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी काफी स्ट्रांग है, वो डब्ल्यूबीसी उतनी ही वो बॉडी स्ट्रांग होती है। ये ऐसा कटप्पा है हमारी बॉडी में, ये प्रकृति की देन है, नेचर की देन है। यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चा न्यूट्रोफिल्स की और लिम्फोसाइट की, ये सबसे ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जो एलर्जी होती है, एलर्जी का कारक कौन है? कंपोनेंट ऑफ एलर्जी, एलर्जी का कारक कौन है? तो आप बताएंगे एस्नोफिल्स है। हमारी बॉडी में आने वाले बैक्टीरिया, वायरस को मारने का काम डब्ल्यूबीसी की ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट करती है। अब धीरे धीरे समझे होंगे, क्योंकि सर हम हर सांस के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है हमारी बॉडी में वायरस आए जिससे हम बीमार हो गए, और एक वायरस से तो हमारा बहुत गहरा रिश्ता हो गया। हर बच्चे को क्वारंटीन जैसा वर्ड समझ में आ गया। हर एक अनपढ़ इंसान को, जो गांव के अंदर बड़े हम बुजुर्ग हैं हमारे, उन इंसानों को क्वारंटीन कहना आ गया, सैनिटाइजर कहना आ गया। वायरस का नाम कोविड वायरस समझ में आ गया।
और कोविड से तो आप और हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। चलिए सर, तो अगर मैं बात करूं, अगर कोई ये पूछे, भाई देखो पूछा गया है क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि टी लिम्फोसाइट आप देख रहे हो, आपसे ये पूछे कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, और ऑप्शन में इनमें से कोई भी डाल दे, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, टी लिम्फोसाइट, या एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो याद रखना सर, टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो टी लिम्फोसाइट वर्ड है ये थाइमस से आया है, और थाइमस हमारी बॉडी के अंदर यहां पर चेस्ट, ये जो चेस्ट बोन है हमारी, स्टर्नम के बिल्कुल साथ चिपकी हुई एक बोन होती, एक ग्लैंड होती है जिसे थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। आप एक चीज समझिए, जिस भी बच्चे को बचपन में ऐसे ही खेलने के लिए पेरेंट ने छोड़ दिया, जो बच्चा बीमार हुआ, जिसको रोग लगे, देखो एक चीज समझिएगा, बच्चा, हमारी बॉडी के अंदर इतने जबरदस्त एंटीबॉडी जनरेट करने वाले ऑर्गन हैं और पार्ट हैं जो हमारी बॉडी में उस बीमारी के खिलाफ तुरंत सैनिक खड़े कर देते हैं। बचपन में आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी बीमारियां हुई बच्चे को, लेकिन धीरे धीरे उसकी बीमारी के अपोजिट में बहुत ज्यादा सैनिक, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी खड़ी हो गई, और फिर धीरे धीरे वो इंसान में बीमारी दोबारा नहीं लगी। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होते हैं। एंटीबॉडी होता है बच्चा प्रतिरक्षक। जैसे आप किसी कंट्री में जाते हो, चलो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, इस एग्जांपल के थ्रू हम ज्यादा समझ पाते हैं। जैसे यहां पर पाकिस्तान है, यहां पर इंडिया है, तो कोई भी टेररिस्ट एंटर करेगा तो हमारी यहां पर सबसे पहले बीएसएफ है, उसके बाद बहुत छोटी छोटी एजेंसियां हैं हमारी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है ना, वो सारी के सारे उसको रोक देंगे। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, हमारी बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है ये एंटीबॉडी है, और कोई भी वायरस आएगा हमारी बॉडी में उसको रोक दिया जाता है, और रोकने का काम हमारा डब्ल्यूबीसी करता है। बचपन में अगर आप बीमार हुए तो ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि आपको अब छोटे मोटे वायरस से खतरा नहीं है। लेकिन अब उस बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है जिसको छोटा बच्चा था तब उनके पेरेंट ने बड़ा संभाल के रखा, कवर वगैरह करके रखा, बिल्कुल उसको छोटी छोटी बीमारी हुई तो इमीडिएट उसको मेडिसिन दिलवाई, उस बच्चे को बहुत केयर के साथ रखा। तो उस बच्चे के केस में क्या होगा, जब वो 12 साल से, क्योंकि 12 साल तक थाइमस ग्लैंड एग्जैक्ट पोजीशन में रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और लगभग 50 साल तक होते होते ये बिल्कुल बॉडी से चली जाती है। इसीलिए हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे समाज में जो बुजुर्ग होते हैं उनको जल्दी बीमारी लग जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में थाइमस ग्लैंड तो रहा ही नहीं, और जब थाइमस ग्लैंड उनकी बॉडी में नहीं रहा, इसी वजह से वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि थाइमस का काम है एंटीबॉडी बनाना। लेकिन अगर मैं जो आप लोगों को बता रहा था बच्चा, टी लिम्फोसाइट की बात करूं, तो ये जो टी लिम्फोसाइट है ये आपके शरीर में 100 से ज्यादा प्रकार के होते हैं, 100 से ज्यादा प्रकार के होते हैं सर ये। अगर मैं यहां बात करूं, जैसे कि T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 होता है, T5 होता है, T6 होता है, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टी लिम्फोसाइट है वो टी लिम्फोसाइट है बच्चा T4, क्योंकि इसका काम क्या है, देखो सर, आपकी बॉडी में कोई डिजीज आई, कोई बीमारी आई, कोई वायरस आया, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पता तो चलता है कि हां वायरस आ गया, और कौन सा वायरस आया है। तो हमारी बॉडी में जब वायरस अटैक करता है तो जो ये T4 है, इस T4 का काम है उस वायरस की पहचान करना। भाई एक बात बताओ, जब अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई वायरस आया, डेंगू, लेकिन हम उसको HIV का वायरस समझ के अटैक करा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। भाई हमारी बॉडी के अंदर तुरंत सैनिक कब खड़े होंगे, तुरंत सैनिक तब बनेंगे तब उसी का वायरस के अपोजिट में सैनिक खड़े हों। वायरस कोई और आ गया और हम उसको जो है अपनी बॉडी में एंटीबॉडी कोई और जनरेट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
वही तो आएगा। तो कौन सी एंटीबॉडी जनरेट होनी है इसको बताने का काम कौन करता है? T4 करता है। T4 का काम है, T4 का फंक्शन है उसको पहचानना। T4 फंक्शन जैसे पहचानते ही ये जितनी भी उससे रिलेटेड एंटीबॉडी होती है सबको एक्टिव कर देता है। लेकिन बच्चा जब बॉडी में HIV वायरस आता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस हमारी बॉडी में आता है, जो एड्स का वायरस है, उसका काम ही होता है इसको मारना। और इसको मारने में ये बिलियन ट्रिलियन होता है। इसको मारने में वो 1 साल भी लगा सकता है, 5 साल भी लगा सकता है, 4 साल भी लगा सकता है। अगर ये इसको मार दिया गया तो ये वायरस को पहचानना बंद कर देगा। अब हमारी बॉडी में कोई छोटे से छोटा वायरस भी अगर आया ना तो वायरस को पहचानने की क्षमता तो खत्म हो गई हमारी बॉडी की। अब क्या होगा? कोई छोटे से छोटा वायरस से भी हमारी डेथ हो सकती है। ये काम है इस T4 का। अब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है T4, है ना? तो सबसे स्ट्रॉन्ग T लिम्फोसाइट होता है। ये थाइमस ग्लैंड से इसका नाम T लिम्फोसाइट आया है। ठीक है बच्चा। और ये हमारी बॉडी में WBC की जो मैं बात कर रहा था, WBC हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो WBC है वो T लिम्फोसाइट ही होती है। मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों से डिस्कस की हैं। अगर मैं RBC की बात करूं तो RBC के बारे में बताया है, WBC के बारे में बताया है, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताया है। यहां अब एक एक करके थोड़ा सा इनका डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले मैं RBC की बात करता हूं। RBC में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम और आप मिलकर के वो पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहां पर, अब देखिए सर यहां पर RBC को पढ़ते हैं। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल को हम देखते हैं एक बार। देखिए सर रेड ब्लड सेल, सबसे पहला ही क्वेश्चन RBC से बनता है। जैसे आप लोगों को अब तक जो क्वेश्चन हम बताते हुए आए, जैसे कि जो क्वेश्चन हमने पढ़े आप लोगों के साथ मिलकर के कि नॉर्मल प्रोटीन के बारे में, ऐसे ही हम यहां पर नॉर्मल RBC के बारे में एक एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाता है कि भाई RBC जो होती हैं, नाम है इनका रेड ब्लड सेल, और बच्चा हर कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन RBC एक ऐसी सेल है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी RBC में नाभिक नहीं होता है। क्या इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं सबकी RBC में नाभिक नहीं होता है? नहीं, एक्सेप्शन है, अपवाद है। और बच्चा अपवाद ही हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। एक्सेप्शन, अपवाद है बच्चा कैमल और लामा। ऊंट और लामा हमारे लिए अपवाद है। इनकी RBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। आप लोगों से पूछा गया यहां पर अगला क्वेश्चन कि जो RBC हैं वो पर डे कितनी बनती हैं? देखो बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊंगा बच्चा। पर डे RBC की जो फॉर्मेशन है, यानी पर डे फॉर्मेशन ऑफ RBC, प्रतिदिन RBC के बनने की क्षमता वो 30 लाख तक होती है सर। 30 लाख, 30 लाख तक होती है। अब मैं अगर यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो RBC की जो अमाउंट है, जो RBC की अमाउंट है बच्चा, वो हमारी बॉडी में कितनी होती है? तो हम यहां पर
आरबीसी की मात्रा की अगर बात करें तो आप 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब कह सकते हैं। 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब कह सकते हैं। यानी यहां पर मैं अगर बात करूं तो आप यहां पर यह भी बता सकते हैं 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होते हैं सर। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हमारी बॉडी में जो फॉर्मेशन है आरबीसी की, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये हमारी बॉडी में कौन करता है? तो सर ये हमारी बॉडी में जो फॉर्मेशन है ये बोन मैरो करती है, अस्थि मज्जा करती है। हमारी बॉडी में बोन मैरो करती है, अस्थि मज्जा करती है। लेकिन जब हम एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे, यानी भ्रूणीय अवस्था में थे बच्चा हम, तो उस समय लीवर कर रहा था, यकृत, या एक और आप लोगों से पूछा जा सकता है स्प्लिन, प्लीहा। आप कहेंगे सर हमने तो सुना है कि प्लीहा के अंदर ये मर जाती हैं जाकर के, और प्लीहा को कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ जो है आरबीसी कहा जाता है। बच्चा मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन उस समय की कंडीशन थी एम्ब्रियोनिक फॉर्म, और जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एम्ब्रियोनिक फॉर्म है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हमारे यहां पर आपको मैंने ये स्लाइड पर 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। चारों के चारों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगर आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करूं तो हमसे यह पूछा जाता है कि हमारी जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, जीवन अवधि काल कितना होता है, कितने दिन तक वो सुरक्षित रह सकती है। तो इसका लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन अवधि काल सर ये होता है 110 से लेकर 120 दिन तक का, 110 to 120 डेज। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं बच्चा, तो आरबीसी डाइड इन, आज की अगर बात करें तो आरबीसी मरती हैं, कहां मरती हैं? क्योंकि आज की साइंस क्या है, हम अडल्ट की बात कर रहे हैं। आरबीसी कहां मरती है बच्चा? आरबीसी मरती है स्प्लिन के अंदर, प्लीहा के अंदर, प्लीहा के अंदर आरबीसी मर जाती है। इसके बाद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि भी जो आरबीसी है, आरबीसी है, अगर आरबीसी की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, और आरबीसी की मात्रा बॉडी में कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए। देखो सर बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ये किया कि आरबीसी में जब मात्रा ज्यादा हो जाती है, या आरबीसी में उसकी मात्रा ज्यादा होने का कारण क्या है, ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा ज्यादा होने का कारण क्या है, यह हमसे पूछा गया एक बार क्वेश्चन। देखिए सर आरबीसी की मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो इस डिजीज को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया डिजीज है। और अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे एनीमिया कहा जाता है, रक्त अल्पता कहा जाता है। और ये रक्त अल्पता विटामिन B6 की कमी से, B9 की कमी से और B12 विटामिन से, इनकी कमी से यह डिजीज हो सकता है। विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से यह डिजीज हो सकता है बच्चा। अब मैं अगर आगे बात करूं और आप लोगों से डिस्कशन करूं, एनीमिया से आगे मैं डिस्कशन करूं बच्चा,
तो यहां पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था, आपके प्रीवियस पेपर जब आप उठाएंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये किया कि जब हमारी बॉडी में आरबीसी के बढ़ने का कारण क्या है। सर देखिए, इसके दो रीजन है। पहला रीजन, हालांकि एक रीजन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला रीजन मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन ये है कि जब बॉडी के अंदर आरबीसी कम बढ़ जाती हैं, आरबीसी बढ़ी, क्यों बढ़ी, कोई तो रीजन रहा होगा। तो पहला रीजन ये है सर, जब हम हाई हिल्स पर जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां आप देखते हो कि आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों का मानना यह होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। गलत नहीं पढ़ेंगे और ना बताएंगे। सर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं अब नॉर्मल हूं, आप अपने घर बैठे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, किसकी वजह से ले पा रहे हैं, क्योंकि बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है, बाहर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है और आपकी बॉडी का प्रेशर कम है, इसलिए बाहर के प्रेशर से आप अपनी बॉडी में एयर को इजी लेके जा रहे हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने का रीजन क्या होता है, हमारी बॉडी में अब प्रेशर बढ़ गया। जब हमारी बॉडी में प्रेशर बढ़ा तो अब क्या है, अब बाहर प्रेशर कम था, इस वजह से हम सांस छोड़ पाए। जब हम पहाड़ों पर घूमने गए तो आप याद रखिएगा, वहां पर एक तो निम्न वायुमंडलीय दाब होता है, लो प्रेशर होता है। वहां पर लो प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पूर्ण रूप से जा नहीं रहा है, यानी दो रीजन है, ऑक्सीजन की कमी तो हुई ही हुई, लेकिन साथ में आप एक चीज याद रखिएगा कि वहां पर जो दाब था वो कम हुआ। जब दाब कम हुआ तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट भी कम हुई, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हुई तो वहां पर आरबीसी ने अपनी संख्या बढ़ा ली। जितना ऑक्सीजन कम हुआ है उस ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए आरबीसी ने अपनी संख्या बढ़ा ली। और बच्चा, जब आरबीसी ने अपनी संख्या बढ़ाई तो वहां पर ब्लड गाढ़ा होने लग गया और उस डिजीज को हमने कहा है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया डिजीज हो जाता है, एनीमिया डिजीज हो जाता है। यह आप यहां पर याद रखेंगे। दोनों डिजीज मैंने यहां पर आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। चलिए सर, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो एक चीज और पूछी जाती है हमसे, यानी मैंने कहा था ग्रेवयार्ड ऑफ, कब्रगाह आप इसको कह सकते हो, या कब्रिस्तान है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है सर, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। थोड़ा सा आगे चले और आरबीसी के बारे में कंप्लीट हुआ। अगर बहुत ही डीप जाए तो एक चीज, एक फैक्ट और लिखवा देता हूं, एक पॉइंट और लिखवा देता हूं बच्चा, जो आरबीसी की शेप है वो बाई कॉनकेव होती है, यानी उभयावतल शेप होती है। ठीक है सर, ये एक छोटा सा फैक्ट मैंने और आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब मैं थोड़ा सा अगर आगे चलूं तो यहां पर डब्ल्यूबीसी का डिस्कशन करते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट आपने और हमने कहा था, मैं ग्रेनुलोसाइट सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, सारी चीजें बता चुका हूं। तो जो डब्ल्यूबीसी से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है सर कि डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितना है, डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि काल। तो वो है सर 4 से 5 दिन का, 4 to 5 days। मैं अगर बात करूं तो आरबीसी की जो डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो सर डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्मेशन है वो है हमारी वही बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी डाइड इन वही स्प्लिन, प्लीहा में ये मरती हैं। अगर मैं नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो सर 5 to 9,000
पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी के सामने तो डब्ल्यूबीसी बहुत कम है, आप देख पा रहे हो, है ना, यानी बहुत कम अमाउंट इनकी होती है। अब मैं अगर आगे बात करूं, लगभग 10,000 तक भी आप कह सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हमारी बॉडी में कोई वायरस आ जाए, डिजीज आ जाए, तो ये अपनी संख्या को बढ़ा सकती है ना सर। तो आप यहां ये लिख सकते हैं कि भाई फैगोसाइट जब बॉडी हो जाए, रोगाणु जनक बॉडी हो जाए, तब ये बढ़ सकती है। लेकिन अब अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूं, तो सर एक चीज समझिए, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से, जैसे आरबीसी के बढ़ने से भी डिजीज हुआ ना, तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से और डब्ल्यूबीसी के घटने से क्या डिजीज हो जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर डब्ल्यूबीसी एक्सेस हो जाए, देखो सर मैंने उतना ही डिस्कस किया जो हमारे एग्जाम के लिए था, मैंने इसके अलावा आप लोगों को कोई डिस्कशन नहीं किया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें ये बताइए पर डे कितनी होती है, इनका पर डे नहीं कह सकते, क्योंकि आप कई बार देखते हो सुबह उठते हो तो बॉडी काफी थकी थकी सी लगती है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं उनकी बॉडी में बोन मैरो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, शाम तक वो बहुत एक्टिव रहते हैं। ये रीजन है, इनको कनेक्ट करो, ठीक है सर। यहां पर अगर डब्ल्यूबीसी एक्सेस हो जाए तो एक डिजीज हो जाता है ल्यूकीमिया नाम का। ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं बच्चा, ल्यूकीमिया नाम का डिजीज हो जाता है, ब्लड कैंसर उसे कहा जाता है। और अगर हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, देखो सर डब्ल्यूबीसी अगर कम होगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में बीमारी बहुत जल्दी लगेगी। तो डब्ल्यूबीसी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए, यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए सर, डेफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में ल्यूकोमेनिया हो जाएगा सर। ल्यूकीमिया और ल्यूकोमेनिया, या आप इसको ल्यूकोपेनिया भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। मैं जिस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारी बातें आप लोगों से लिख रहा हूं सर। ल्यूकोपेनिया यानी इस कंडीशन में हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, छोटे से छोटा बैक्टीरिया हमें बीमार करके जा रहा है, वायरस हमें बीमार करके जा रहा है। तो ये सारी बातें आप लोगों की डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड थी बच्चा। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से इनको सीख लीजिए, बहुत अच्छे से इनको जान लीजिए। इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोग ये कहें कि क्योंकि मैं इनके बारे में जो ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट बहुत बड़ा पार्ट डब्ल्यूबीसी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं अगर थोड़ा सा आगे चलो बच्चा, और मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि भाई यहां पर प्लेटलेट्स के बारे में हम डिस्कस करें, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करें। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कि भाई डेंगू की बीमारी हो गई और भाई साहब इसके तो प्लेट गिर गए। वो प्लेट गिरने का सेंस जो होता है ना, वो यही होता है बच्चा। प्लेटलेट से वो यही होता है, प्लेट गिरने का जो सेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है बहुत धीरे धीरे बहुत छोटी छोटी बातें इसके सीखेंगे। तो हम सबसे पहले देखो, ब्लड प्लेटलेट्स का जो केमिकल जो बायोलॉजिकल नेम है वो थ्रोम्बोसाइट है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले। लेकिन अगर मैं यहां पर ब्लड प्लेटलेट्स की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन लेके आता हूं, नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, यानी रक्त रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या। तो बच्चा ये होती है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है। ये पर मिलीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, इसलिए मैं बार बार पर मिलीमीटर क्यूब लिख रहा हूं यहां। उसके बाद अगर बात करूं तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, जीवन अवधि काल। तो सर इनका जीवन अवधि काल होता है 1 वीक से लेकर 10 दिन तक का, यानी 7 से 10 दिन तक का आप कह सकते हैं। इसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे चल के, तो हम यहां पर एक पॉइंट ये देखेंगे कि भी जो ब्लड प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन है, या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, वो है वही बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं
और ये डिस्कस करूं कि ये डाइड इन, तो वही क्वेश्चन है सर स्प्लीन। अब आप कहेंगे कि सर ये बातें तो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, तो करो ना, याद करना है हमें, और याद इसी तरीके से होंगी। जब बार बार चीजें हम रिपीट करेंगे बच्चा, तो तभी तो हमें याद होंगी। तो अब हमसे दो चीजें आती हैं बच्चा, क्या कि अगर प्लेटलेट्स, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, वो एक्सेस हो जाए, यानी ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट्स अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी आ जाए, तो सर तो क्या होगा? है ना, बिल्कुल आराम से समझते जाइए, सीखते जाइए। अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाएंगी, तो सर ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। और अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए ब्लड प्लेटलेट्स की, तो अक्सर गर्मियों में देखते हो आप हेमोरेज हो जाता है। ठीक है सर, आप इसको नक्सीर भी लिख सकते हो। हमारे नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, हेमोरेज, ये आरबीसी, ये ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से होता है बच्चा। अब आज के बाद अगर किसी को गर्मी के टाइम नक्सीर आए, तो याद रखना कि नक्सीर आई है तो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है। तो आपको अच्छी अच्छी चीजें खानी पड़ेंगी और चीजों से दूर रहना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजों से जो आपकी बॉडी में नुकसानदायक होती हैं, है ना। तो मैंने आज सबसे पहले, देखो बच्चा, इस टॉपिक को मैंने क्यों उठाया है, एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग पूरी वीडियो आप लोग देख रहे हो, तब से आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो। मैंने क्यों उठाया ये टॉपिक? ये टॉपिक बच्चा सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि ब्लड के साथ हमारा बचपन से नाता रहा है, और बचपन से लेके इंसान 55 तक जाए, ब्लड के साथ तो हमेशा नाता रहेगा। और ब्लड में होने वाली इंसान को कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत क्योंकि देखो बच्चा, बायोलॉजी को सिर्फ मैंने पहले भी बोला था, बायोलॉजी को सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। बायोलॉजी हमारी सोशल और पर्सनल लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होती है, और बायोलॉजी को हमें उसी तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बायोलॉजी की यहां बात करूं और ब्लड की यहां बात करूं बच्चा, तो आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए हैं, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक, एक ऐसे टॉपिक थे सर, जो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उन्हीं टॉपिक्स को हम और आप मिलकर के आज लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चा, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। एक पहला पार्ट था जो इसकी बहुत बेसिक सी जानकारी मैंने दी है, और इस जानकारी को ऐसे नहीं कि सिर्फ आप लोगों को नॉलेज दे दी, इसको हर उस क्वेश्चन, हर उस पार्ट को लेकर के मैंने बताया है जो हमारे लिए जरूरी है, जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 5 बार देखें, मैं वादा करता हूं आपको ये पूरी की पूरी वीडियो याद हो जाएगी। अब ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, क्या क्या ब्लड के में होने वाली बीमारियां हैं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, उन सब को लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊंगा। आप लोग कंटिन्यू रहिए, जुड़े रहिए, और साथ में मैं आप लोग को यह भी बताता रहूंगा कि आपके लिए प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।